आपका मोबाइल जानता है आप किससे चैटिया रहे हैं, किससे बतिया रहे हैं, और आपके जो मोबाइल में एप्स हैं वो जानते हैं कि आप कहां जाते हैं। आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो ये जानता है कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, यही आपकी जो पर्सनल जानकारी है, अगर अब कानूनी सुरक्षा के दायरे में आ जाए तो, लीगल प्रोटेक्शन के दायरे में आ जाए तो, जी हां, अब आया है भारत का नया कानून और उसके तहत नए रूल्स, नए नियम आए हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के नए नियम आ गए हैं जो आपकी निजता की जानकारी की रक्षा करेगा, जो पूरी तरह से बदल देगा कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको कौन, कब और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इन नए नियम, जो 2025 के जो नए नियम हैं, उसमें ऐसा क्या है जो इतना मीडिया हाइप हो रहा है, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। पेरेंटल कंसेंट हो, माता पिता की सहमति की बात हो, 1 ईयर डाटा रिटेंशन की बात हो, कि मतलब आपकी जो जानकारी एप्स के पास रखी गई है वो 1 साल तक रखी जाएगी, या फिर नेशनल सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा है वो उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। बहुत सारे सवाल आए कि सर इसके ऊपर एक सेशन बनाइए, तो आपके लिए सेशन बना रहे हैं। आज हम इस पूरे नए कानून को, जो डिजिटल पर्सनल डेटा रूल्स हैं 2025 के, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत बनाए गए हैं, और इनको एकदम आसान भाषा में बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे कि ये नियम आपके और कंपनियों के और आपके बच्चों की जो ऑनलाइन प्राइवेसी है उस पर कैसे असर डालने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये सेशन है ये पूर्णतः शैक्षिक और कानूनी जानकारी के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की, इन जो ये नए नियम आए हैं इनके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने 13 नवंबर 2025 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 ऑफिशियल गैजेट के अंदर, मतलब आधिकारिक गजट के अंदर प्रकाशित कर दिए गए हैं। ये नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत बनाए गए हैं। ये भारत का पहला बड़ा कदम है जिससे नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा को कानूनी ताकत मिलती है। अब आपकी आइडेंटिटी, आपके बायोमेट्रिक डेटा, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की, आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल को पता है कि आपने कौन सी वेबसाइट सर्च की है, क्या इंटरनेट पर सर्च किया है, जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ब्राउजिंग डेटा है, और यहां तक कि आपके बच्चों की ऑनलाइन जानकारी भी कानूनी सुरक्षा के घेरे में आने वाली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इन नियमों को पूर्णतः एक साथ लागू नहीं किया है, बल्कि इसे 3 चरणों के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर लागू किया जाएगा, ऐसा सरकार ने बताया। आइए पहले समझते हैं कि ये कब और कैसे लागू होंगे, फिर उसके बाद इसके जो मुख्य बिंदु हैं, बच्चों की प्राइवेसी और आपका 1 साल तक डेटा रखा जाएगा, उसके बारे में जो बहुत सारे नियम हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये नियम हैं ये कैसे लागू होंगे। पहली बात, ये चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे और नोटिफिकेशन के अनुसार 3 अलग अलग टाइमलाइन तय की गई हैं। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, आपको ये सेशन खत्म होने के बाद इसका जो आधिकारिक गजट है, इस सेशन खत्म होने के 10 मिनट के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप इन नियमों को समझ लीजिए। ये जो नियम है ये 3 स्टेप पर लागू होंगे। इसके कुछ जो प्रावधान है वो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं, मतलब, और वो कब से लागू हो चुके हैं, वो 13 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। 13 नवंबर 2025 से इसका कुछ हिस्सा लागू हो चुका है। और उसके अंदर क्या आता है, तुरंत प्रभाव से क्या लागू हुए हैं, परिभाषाएं और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की संरचना से जो रिलेटेड प्रावधान है, ये मुख्यतः रूल 1 और 2 के तहत आते हैं, और रूल्स 17 से लेकर 21 भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए, जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की संरचना और प्रक्रिया से रिलेटेड है। यानी कि कानूनी नींव और बोर्ड की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। और अब जो दूसरे चरण की बात करेंगे वो 1 वर्ष के बाद लागू होगा।
1 वर्ष के बाद इसका कुछ हिस्सा लागू होगा। वो कब होगा? वो नवंबर 2026 से लागू होगा। इसका जो सबसे मुख्य रूल है वो है रूल 4, जो कंसेंट मैनेजर्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और दायित्व के बारे में बताता है। और ये कब से लागू होंगे? नवंबर 2026 से लागू होंगे। कंसेंट मैनेजर वे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो यूजर्स की कंसेंट को मैनेज करने में मदद करते हैं। और तीसरा जो चरण है इन नए नियमों का लागू होने का, वो है मई 2027 से। मई 2027 से इसका तीसरा चरण लागू होगा। और उसके अंदर क्या आता है? मुख्य अनुपालन यानी कि कंप्लायंस से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि नोटिस, डेटा सिक्योरिटी, इरेजर, आपका जो डेटा रखा गया है, संरक्षण किया गया है, उसको कब हटाया जाएगा, उसके हटाने के प्रावधान, अपील, जो आपके इन नए डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के रूल्स 3 से लेकर 5 से लेकर 16 और फिर 22 और 23 के तहत आते हैं। इस तरह सरकार ने इन नियमों के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि कंपनियां और संस्थाओं को तैयारी का पर्याप्त समय मिले और कानून का पालन बिना अव्यवस्था के हो सके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्यों लागू किया गया है? ताकि एक ही दम लागू करने से क्या है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। अगर हम कुछ हिस्सा अभी लागू कर रहे हैं, कुछ समय बाद, कुछ बाकी का कुछ समय बाद, तो इससे क्या है कि व्यवस्था बनी रहेगी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता रहेगा। अब इन नए नियमों का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है बच्चों की ऑनलाइन प्रिवेसी के सुरक्षा के जो उपाय इन नए प्रावधानों के अंदर किए गए हैं उसको करते हैं। बच्चों की डेटा सुरक्षा के बारे में ये नियम क्या कहते हैं उसको समझते हैं। इन पूरे नियमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, बच्चों के डेटा प्रोटेक्शन, चिल्ड्रंस डेटा प्रोटेक्शन, यानी बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी। इस बार सरकार ने बच्चों और दिव्यांगजनों के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नियमों को अलग अलग रखा है। जैसे रूल 10 है, जो नियम 10 है वो केवल बच्चों के डेटा से जुड़ा हुआ है, और रूल 11 जो है वो उन लोगों के लिए है जो मानसिक या फिर शारीरिक कारणों से कानूनी निर्णय नहीं ले सकते हैं। और अब जानते हैं कि जो ये रूल 10 है ये कहता क्या है, नियम 10 कहता क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे काम करता है। हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऐप जो किसी बच्चे का डेटा प्रोसेस करता है उसे पहले माता पिता की वेरीफाइबल कंसेंट लेनी होगी। मतलब कि अगर कोई छोटा बच्चा किसी भी, मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करता है तो उस कंसर्न्ड प्लेटफॉर्म, अगर वो कोई भी कंसर्न्ड प्लेटफॉर्म कोई भी डेटा संरक्षण कर रहा है तो उसको कंसर्न्ड माता पिता का कंसेंट लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, और वो भी वेरीफाइबल कंसेंट लेना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए 4 उदाहरण दिए, समझते हैं। पहला जो उदाहरण है, केस है, वो ये है कि अगर बच्चे का एग्जाम्पल है सी, अगर वो कोई अकाउंट खोलना चाहता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और पी को अपना पेरेंट बताता है, तो पी पहले से उस प्लेटफॉर्म पर अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेटफॉर्म ये चेक करेगा कि उसके पास पी की पहचान या फिर उम्र का प्रमाण पहले से मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर पहचान और प्रमाण मौजूद है उम्र का तो फिर क्या होगा, सही बात है। अगर नहीं है तब क्या, तब दूसरा होगा। अगर पी रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, तो पेरेंट रजिस्टर्ड यूजर नहीं है उस प्लेटफॉर्म पर, तब क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म को सरकारी पहचान जैसे कि आधार, डिजिटल लॉकर, टोकन आदि से वेरीफाई करना होगा कि जो पी है यानी कि पेरेंट जो है वो एक पहचान योग्य वयस्क है। और अब बात करते हैं तीसरी और चौथे केस की। अगर माता पिता खुद बच्चे का अकाउंट बना रहे हैं तब भी प्लेटफॉर्म को वेरीफाई करना होगा कि पी वास्तव में एक वयस्क है, एक अडल्ट है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई भी प्लेटफॉर्म यह नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता था कि यूजर बच्चा है, और अब जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनियों की ही होगी। यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि हर बच्चे के लिए पेरेंट कंसेंट लेना प्रैक्टिकली आसान होगा, या फिर यह बच्चों की डिजिटल एक्सेस को मुश्किल बनाने वाला है? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं डेटा ब्रीच और 1 ईयर रिटेंशन रूल के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान भी इन नए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का है, उसका काफी महत्वपूर्ण अंग है। डेटा ब्रीच की बात करें और 1 ईयर डेटा रिटेंशन की बात करें तो ये दोनों
यहां पर कुछ नियम बनाए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। पहले ड्राफ्ट में, जो पहले इन डीपीडीपी रूल्स का 2025 के जो पहले डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के तहत रूल्स आए थे, मतलब ड्राफ्ट रूल आए थे, उनमें कहा गया था कि अगर किसी कंपनी के डेटा में ब्रीच होती है, मतलब उसका डेटा लीक होता है, तो उसे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड तथा प्रभावित लोगों को 72 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। यह नियम अब भी रूल 7 के अंदर लागू है, लेकिन असली बदलाव आया है रूल 8 सब रूल 3 के अंदर। अब हर डाटा फिड्यूशरी डेटा संभालने वाली संस्था को सभी पर्सनल डेटा, ट्रैफिक डेटा और लॉग्स को कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा। कि मतलब अगर किसी कंपनी का डेटा कोई लीक होता है, उनके यूजर्स का डेटा लीक होता है, तो 72 घंटे के अंदर इंफॉर्म करना होगा। ड्राफ्ट रूल में भी ये बोला गया था, मगर चेंज कहां हुआ है? चेंज हुआ है रूल 8 सब रूल 3 के अंदर, जहां पर जो कंपनियां हैं या डाटा प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, उनको कम से कम 1 साल तक जो यूजर है उसके डेटा को सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसके लॉग डेटा को कंप्लाई करके रखना होगा। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? किसी भी डेटा लीकेज या फिर साइबर अपराध की स्थिति में जांच को आसान बनाया जा सके। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है, डाटा संरक्षण कंपनी है, उसको 1 साल तक यूजर का डेटा रखना है, चाहे ये यूजर अपना अकाउंट डिलीट क्यों ना कर दे। लेकिन इससे यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, वो उठता है प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी की बहस का, और ये उसको और जटिल बना देता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सरकार का कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन कई एक्सपर्ट बताते हैं और मानते हैं कि डेटा होल्डिंग यानी डेटा का अत्यधिक भंडारण इससे बढ़ सकता है, यानी फायदा भी है और उसके साथ साथ जोखिम भी है। अब बात करते हैं इन डीपीडीपी रूल्स के नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, नियम 23 और उपनियम 2 के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए, ड्राफ्ट रूल्स जब ये आए थे, उसमें कहा गया था राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़ा हिस्सा था वो रूल 22 सब रूल 1 में शामिल था, लेकिन इसको बिल्कुल अब अलग कर दिया गया है। इसको रूल 23 और सब रूल 2 के अंदर डाल दिया गया है। इस नियम के अनुसार अगर किसी सूचना का खुलासा भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो डाटा फिड्यूशरी या इंटरमीडियरी उस जानकारी को किसी व्यक्ति या फिर डेटा प्रिंसिपल को नहीं बताएगा। मतलब कि अगर कोई ऑनलाइन डेटा ऐसा है जो भारत की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो जो डाटा फिड्यूशरी है, जो डाटा कंपनी जो आपका सारा डेटा मैनेज कर रही है, या इंटरमीडियरी है जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप एटसेट्रा, वो कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति को या डेटा प्रोसेसिंग यूजर को नहीं बताएगा जब तक कि उसे सरकार से लिखित अनुमति ना मिल जाए। तो मतलब ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जोड़ा गया है इन डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के तहत, 2025 के नए नियमों के तहत। इसका मतलब ये है कि सरकार ने अपनी सुरक्षा शक्तियों को और ज्यादा स्पष्ट किया है, लेकिन पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन भी बनाए रखा हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क के अंदर क्या रहा, जो ड्राफ्ट के अंदर भी था और जो एक्चुअल अब नियम लागू हुए हैं उसके अंदर भी रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी आज की डेट में ऑनलाइन डेटा तो सब कंज्यूम कर रहे हैं और आप इंटरनेट पर ही आधा समय अपना बिताते हैं, तो इसीलिए आपके लिए भी यह नियम जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं हम डेटा विलोपन के बारे में, डेटा इरेजर के बारे में। डेटा का उद्देश्य पूरा होते ही उसे डिलीट करना होगा। ये पुराने नियमों में भी था, जब ड्राफ्ट नियम आए थे, और जब फाइनल नियम आए हैं उसके अंदर भी कहा गया है डाटा इरेजर के बारे में कि जैसे ही डेटा आप जो यूजर का ले रहे हो उसका जो उद्देश्य है अगर वो पूरा हो गया है तो उस डेटा को डिलीट करना होगा। दूसरा, डिलीट करने से पहले 48 घंटे का नोटिस देना होगा। और तीसरा, अगर कोई यूजर 3 साल तक निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, तो उसका डेटा मिटाया जाएगा, लेकिन लॉग्स 1 साल तक रखे जा सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में एन्क्रिप्शन हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, या ऑडिट लॉगिंग पहले की तरह जैसे ड्राफ्ट रूल्स के अंदर थे वो अभी भी ऐसे ही रहेंगे। और तीसरा, कंसेंट मैनेजर्स की बात करें तो न्यूनतम 2 करोड़ की नेटवर्थ
अनिवार्य होगा, उन्हीं को कंसेंट मैनेजर अपॉइंट करने होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जिनका नेटवर्थ 2 करोड़ से कम है उनको कंसेंट मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, और जो कंसेंट मैनेजर अपॉइंट होंगे ये यूजर डेटा को पढ़ या एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और चौथा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के बारे में भी इन नए नियमों के अंदर बताया गया है कि जो डेटा है, यूजर का डेटा है, वो विदेश में भेजा जा सकता है जब तक कि सरकार उस पर रोक न लगाए। और पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज को रिलेटेड है। इन संस्थाओं को हर साल डेटा प्रोटेक्शन ऑडिट और इंस्पेक्ट असेसमेंट करवाना होगा। और छठा है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में, इसके बारे में क्या है इन नए नियमों के अंदर, वही बात जो रूल्स के अंदर भी थी, ड्राफ्ट रूल्स के अंदर भी थी, वही है। इसे कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा बनाया जाएगा और यह एक डिजिटल ऑफिस की तरह काम करेगा जो शिकायतें, ऑडिट और नियमों की निगरानी करेगा। ये सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन ढांचा तैयार करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इन नए 2025 के नियमों का क्या असर पड़ेगा जनता के ऊपर, कंपनियों के ऊपर और सरकार पर क्या असर पड़ने वाला है, ये समझते हैं। सवाल यह है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। फर्क, सामान्य नागरिकों की अगर हम बात करें तो अब आपकी जानकारी आपकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और दूसरा, आपका डेटा अगर लीक होता है तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। और तीसरा, इस पर कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए क्या इस पर इन नए नियमों का असर पड़ने वाला है उसको समझिएगा। अब उन्हें मजबूत साइबर सुरक्षा और डेटा ऑडिट सिस्टम बनाना होगा। और दूसरा, कंप्लायंस न करने पर उन्हें जुर्माना का खतरा भी मोल लेना होगा। मतलब अगर कंप्लायंस नहीं किया इन नए नियमों का तो जुर्माना भरना पड़ेगा। और तीसरा, माता पिता के लिए पेरेंटल कंसेंट वाली बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों की ऑनलाइन जानकारी है उस पर अब माता पिता का पूरा कंट्रोल होगा। अब बच्चे ऑनलाइन कुछ सर्फ कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और कहीं किसी भी वेबसाइट पर अगर कोई अकाउंट बना लिया तो उस कंपनी को, उस ऐप को पहले पेरेंट का कंसेंट लेना होगा। इसके बारे में भी नियम बनाए गए हैं। और सरकार के लिए क्या है इन नए नियमों के अंदर, ये नियम सरकार को ज्यादा सक्षम बनाते हैं कि वो प्राइवेसी और गवर्नेंस के बीच सही संतुलन बना सके। कुल मिलाकर ये भारत का जीडीपीआर मोमेंट है, जो ये भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 के नियम नए आए हैं, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत है। ये भारत का जीडीपीआर मोमेंट है, लेकिन भारतीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार है। अब हम अपने कानूनी विश्लेषण पर चलते हैं। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो जो ये नए नियम हैं ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत ही बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य है भारत में गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में सुदृढ़ करना। आपको पता है कि एस पुट्टास्वामी का केस, जिसके अंदर निजता के अधिकार को, प्रिवेसी के राइट को फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। अब जो ये नए नियम आए हैं 2025 के, इनका उद्देश्य यही है कि भारत में गोपनीयता को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में सुदृढ़ करना। और इन नए नियमों में जो बदलाव लाए गए हैं, क्या बदलाव आए हैं? सबसे पहली बात, डेटा रखने की नई बाध्यता तय की गई है रूल 8 सब रूल 3 के तहत, और बच्चों के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं रूल 10 और 11 के तहत। और तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं रूल 23 सब रूल 2 के तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कानून को ऐसा होना चाहिए कि नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा हो, पर छोटे व्यापार और स्टार्टअप्स पर अनावश्यक बोझ भी ना पड़े। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और कंक्लूड करते हुए यही कहते हैं कि जो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के नए लागू हो रहे हैं, ये भारत के डिजिटल इतिहास का एक नया अध्याय है। अब आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, आपका नाम, आपकी लोकेशन, आपकी ऑनलाइन गतिविधियां कानूनी रूप से संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम वास्तव में आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखेंगे, आपकी निजता को, आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखेंगे, या ये सिर्फ कंपनियों के लिए एक नया बोझ बनने वाला है? आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि यह कानून सही दिशा में कदम है?
अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, उपयोगी लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको बहुत नए नए कानूनी विश्लेषण बिल्कुल सिंपल भाषा में मिलते रहते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से भी ले सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।